हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इज़्मो लिमिटेड को। तो इनका जो एनालिसिस किया है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है, अगर आप लोग चाहें तो इनका न्यूज़लेटर ले सकते हैं। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, तो इन्होंने क्या केस ऑफ कॉशन बनाया। तो इज़्मो जो है एक ऑटोमोटिव रिटेलिंग और विजुअल मीडिया स्पेस की एक कंपनी है। तो ये जो है काफ़ी इनका वास्ट है। ये ऑटोमोटिव ई रिटेलिंग में भी है और विजुअल मीडिया स्पेस में। तो सेवरल क्वालिटेटिव कंसर्न्स आते हैं, क्या है उससे इन्वेस्टर्स का जो बेसिकली प्रूडेंट इन्वेस्टर पॉज, मतलब बेसिकली जब बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग टाइप की सेक्टर्स में कोई भी कंपनी काम करती है ना, तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होने के चांसेस कम होते हैं। ऑल्दो कुछ कर लेती हैं कंपनियां, बट मेजर ब्रांड्स कर लेती हैं, हर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो वाइल ऑपरेट्स इन हाई ग्रोथ नीश द हिस्ट्री ऑफ रेगुलेटरी फ्रिक्शन, तो इसमें रेगुलेटरी फ्रिक्शन का भी इन्होंने जिक्र किया है, कॉन्सेंट्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का जिक्र किया है, इंस्टीट्यूशनल मनी का भी एब्सेंस है। इससे क्या है, इसकी रिस्क प्रोफाइल हाई के अंदर इन्होंने रखा है। और इसमें क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेबी मिसरिप्रेजेंटेशन इश्यूज। तो ये जो न्यूज़लेटर है इसको हम ऊपर ओवरव्यू आपको दे देते हैं, अगर आप लोग इनको लेके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में लोग कई बार लिखते हैं। तो इसमें प्रीवियसली फेस स्क्रूटनी एंड पेनल्टीज फ्रॉम द सेबी। सेबी से क्या है, इनके इश्यूज रहे हैं जिसमें इन्होंने स्क्रूटनी और पेनल्टी इनको लगाया। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद सर्टेन एंटिटीज, claims regarding ownership status of its subsidiary were found to be misleading, raise serious concerns ट्रांसपेरेंसी। तो क्या होता है बेसिकली, इनके मैनेजमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी का इशू हुआ था, जिसमें इनका जो ओनरशिप स्टेटस ऑफ इट सब्सिडरीज को, जो जो उनकी सब्सिडरीज हैं उसके ओनरशिप स्टेटस को जो जानकारी है वो मिसलीडिंग पाई गई थी। फिर उसके बाद बोर्ड कंपोजिशन लैप्सेस, जो हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस हैं, कंपनी फेल टू कंप्लाई विद बोर्ड कंपोजिशन रिक्वायरमेंट्स, मेंटेन नेसेसरी नंबर। तो कुछ नेसेसरी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हर कंपनी के लिए, हर टाइप की कंपनी के लिए इस तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये जो है कंप्लायंस लेटर का कल्चर जो है ये बताता है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट जो है केयरलेस है, ये कह रहे हैं लोग इन शॉर्ट। फिर होता है कंसंट्रेटेड फैमिली कंट्रोल। तो कंसंट्रेटेड फैमिली कंट्रोल में क्या है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, एमडी, सीएफओ, ऑल मेंबर हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली रन बिजनेसेस क्या इंडिया में ऑल्दो क्या है ओवरऑल कॉमन है, बट स्टिल क्या होता है, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, कई बार कंपनी जो है वो जो बिजनेस से के रिलेशन जो होते हैं ना, वो फैमिली डिसीजंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें। अब इसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जो हैं, इंटर एंटिटी ट्रांजेक्शन्स हैं, वेयर डॉक्यूमेंटेड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कॉमन डायरेक्टर्स कवरिंग एरियाज सच एज रेंटल इनकम विद रेगुलेटरी सर्विस, दिस सर्कुलर एग्रीमेंट इज मोर डिफिकल्ट टू आउटसाइड इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये क्या इंटर एंटिटी ट्रांजेक्शन से ना कंपनी की एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी निकालना मुश्किल है, तो इस चीज़ को भी इन्होंने कहा है। ग्लोबल सब्सिडियरी रिस्क है, जिसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन पे ये ऑपरेट करती है, यूके, फ्रांस, लाटविया में, तो ऑपरेशनल एंड टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, तो ये तो रेगुलेटरी रिस्क है। उसके बाद ऑडिटर्स बिहेवियर इन फाइनेंशियल क्वालिटी, अनसर्टेन टैक्स पोजीशंस। तो ऑडिटर है नोटेड सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट टैक्स लायबिलिटीज, तो टैक्स लायबिलिटी का भी इशू है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड अर्निंग। तो प्राइस, देयर हैज बीन अ नोटेबल ट्रेंड वेयर द स्टॉक अपीयर सिग्निफिकेंटली while the actual bottom line profits were trended downwards. This valuation fundamental gap often indicates speculative behavior। तो ये क्या होता है, वैल्यूएशन फंडामेंटल गैप है, तो प्राइस और अर्निंग के बीच में डाइवर्जेंस है इसमें। उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड मार्केट सेंटिमेंट। तो रिटेल डोमिनेंस है, मेजॉरिटी कंपनी शेयर्स आर हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, stocks dominated by retail participants are historically more prone to extreme प्राइस वोलेटिलिटी एंड पंप एंड डंप। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ने होल्ड करके रखा है, इसका भी अपन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड्स का एब्सेंस है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक, एब्सेंस ऑफ डीआईएस सजेस्ट द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैव फाउंड द वैल्यूएशन गवर्नेंस एंड बिजनेस मॉडल टू बी अनअट्रैक्टिव और टू रिस्की। फिर आता है प्रमोटर ऑफलोडिंग। Recent trend shows that a promoter have been reducing their stake in the open market when the insiders who know the company
best for our selling. It's rarely served as vote of confidence for new investors. Promoters offloading एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको हम खुद भी अपने एनालिसिस में जब किसी इन्वेस्टमेंट को करना होता है उसको देख कर करते हैं. अगर प्रमोटर अपना स्टॉक छोड़ रहा है ना, इसका मतलब है कंपनी में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि हाईली रिस्की है. फिर क्यों कॉशियस होना चाहिए? तो वैल्यूएशन प्रीमियम की बात हुई है, इन्होंने कहा हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, गवर्नेंस रिस्क है और लो डिविडेंड विजिबिलिटी है. लो डिविडेंड विजिबिलिटी तो प्लंज बैक द प्रॉफिट्स और लैक फ्री कैश फ्लो टू ऑफर एनी कंसिस्टेंट रिटर्न टू स्टोरी फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ठीक है, तो ये इस तरह का है. अब अपन आ जाते हैं इनके फाइनेंसेस पर. और फाइनेंशियल का अपन देखना चाहें तो 841 रुपीज़ का है, यहाँ पे 18.48% की रैली किया है. अगर अपन यहाँ पर देखें 13 करोड़ का प्रॉफिट है सितंबर 2025 में, 6 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 30 करोड़. ठीक है, अगर अपन इधर देखें पीएनएल की बात करें 32 करोड़ का प्रॉफिट है टीटीएम पे. और इधर अगर अपन देखें मार्च 2025 में 49 करोड़, फिर 26 करोड़, 20 करोड़, 16 करोड़, 27 करोड़. ऑल दो प्रॉफिट्स हैं, बट जैसा कि बताया उन्होंने डिविडेंड्स वगैरह कुछ भी पे आउट नहीं किया है. कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 8 करोड़ का. का नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है. और अगर अपन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 39 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है. ठीक है, अगर अपन इधर फिर आ जाएं एक बार, अपन देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी इनका प्रॉफिट हो रहा है 4 करोड़ का. ठीक है, ओके. और एक बार अपन थोड़ा सा इसको अगर ओपन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं. इसमें अगर अपन देखें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 43.31 करोड़ का प्रॉफिट है. रिसीवेबल्स से नेगेटिव हुआ है. फिर वर्किंग कैपिटल आइटम्स की बात हुई है यहाँ पर. और इस तरीके से यहाँ पे 8 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबके बाद 8 करोड़ का है. ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 34.81% की मात्र प्रमोटर होल्डिंग है और ऑफलोड भी किया है. देख सकते हैं अपन मार्च 2025 के बाद दिसंबर 2025 में ऑफलोडिंग कर दी है उन्होंने थोड़ी सी. एफ की बात करें तो 3.26% की होल्डिंग है. डी की कुछ होल्डिंग थी नहीं मार्च 2025 तक. दिसंबर में 0.51% की होल्डिंग है. और इस तरीके से तो ये जो रिपोर्ट है इसमें उस वक्त इनकी कोई भी होल्डिंग नहीं रही होगी. ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो एक सेकेंड, अगर अपन यहाँ पर देखें तो कुछ भी इनकी होल्डिंग नहीं रही होगी. तो ये एक समझने वाली बात है. यहाँ पर अभी अभी बिल्कुल होल्डिंग आई है और उसके पहले 2022 में थी, तो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, अंडर 1% होल्डिंग है डी की. और एफ की होल्डिंग भी कम हुई है थोड़ी सी. और अगर एफ की बात करें तो कौन है जो होल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे देखें तो पैसेज टू इंडिया मास्टर फंड है. बस एक ही फंड है जिसने होल्डिंग कर रखी है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं है. ठीक है, तो चलिए अब अगर अपन इनके चार्ट पर आ जाएं एक बार तो अपन देख सकते हैं कि कितने टाइम से, लोग काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, 2007 से शुरू होते होते डाउन साइड कितने टाइम से हाई डाउन साइड था, उसके बाद एक बाउंस अप एंड देन अभी फिर एक बार रैली. बट क्लियरली देर इज़ अ साइन फॉर अ डाउन साइड ट्रेंड. ठीक है, कोई ख़ास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ नहीं रही है. और अपन देखें यहाँ पर इसमें ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी की गुंजाइश नहीं है. ठीक है, एंड या सो वही चीज़ें हैं कि ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. फाइनेंसेस वगैरह कंपनी के जो हैं अभी तक तो इन्होंने जो रिस्क बताए हैं वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा खोलना चाहिए. मैनेजमेंट वगैरह के रिस्क हो गए और इस तरह के जो रिस्क हैं इनको देखते हुए हम इनकी अगली रिपोर्ट आने का वेट करेंगे और इनके जो कुछ रेड फ्लैग्स हैं उनको रिमूव होने का वेट करेंगे. और इस पर एक डीप रिसर्च की ज़रूरत है. ठीक है, अगर अपन इधर देखें सबसे बड़ी चीज़ है प्रमोटर्स की जो है होल्डिंग परसेंटेज वो बढ़ने की ज़रूरत है. देखेंगे अपन, देखिए जो बात उन्होंने कही, संजय सोनी, साक्षी सोनी और किरण सोनी, तीन ही लोगों के बीच में है प्रमोटर्स सिर्फ जो होल्डिंग है. ठीक है, दैट्स नॉट गुड. सो थोड़ा हम वेट करेंगे इसमें कंपनी के और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि थोड़ा और वास्ट होल्डिंग हो. ठीक है, अगर वो नहीं होता है देन आई विल स्टे अवे फ्रॉम इट. अगली रिपोर्ट आने का वेट करते हैं. तो ये फ्लो ऑफ बिजनेस की रिपोर्ट हमने पढ़ी. अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो लेकर देखिएगा, अच्छा न्यूज़लेटर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से. ओके.